हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, हम सी टेट जो CDP भाग है उस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने अधिगम और बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सूक्ष्म शिक्षण के विषय में और अधिगम अक्षमता के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले है हमारे पास सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कहते किसे हैं? यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है। इसमें हमारे जैसे श्यामपट्ट कौशल हो गया, पुनर्बल कौशल हो गया, प्रश्न कौशल इत्यादि जो भी हैं सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की एक प्रक्रिया है जो पहले हमारे पास पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। इसमें पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करता है, फिर कक्षा शिक्षण, फिर वो कक्षा में जाकर पाठन क्रिया को संपन्न करता है। पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में जाकर पढ़ाएगा और शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय लेगा। फिर उसके बाद वो प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए 6 मिनट का उपयोग करेगा। फिर पुनः पाठ्य योजना बनाने के लिए 12 मिनट का समय लेगा। फिर उसके बाद पुनः पाठ्य योजना बनाने के बाद पुनः शिक्षण करेगा जो 6 मिनट का समय लेगा। फिर जब वो शिक्षण कराएगा तो फिर पुनः प्रतिपुष्टि होगी जो 6 मिनट के लिए होगी और इसमें कुल 36 मिनट का समय लेगा। यह है सामान्य कक्षाओं के लिए एक पाठ्य योजना का निर्माण करना। आप चक्र में भी देख सकते हैं, पहले हमें प्लानिंग करनी होगी, फिर टीचिंग होती है, टीचिंग के बाद फिर फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक के बाद यदि कोई अच्छा फीडबैक ना आए तो फिर रीप्लान, फिर दोबारा निर्माण किया जाता है, फिर री टीचिंग होती है, फिर री फीडबैक होती है। यदि फिर से अच्छा फीडबैक ना आए तो फिर रीप्लानिंग होती है। यह है हमारा सूक्ष्म शिक्षण जो अध्यापन से पूर्व अभ्यास किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या दूसरे सीखने के कौशल को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति ट्रक चलाता है तो स्वाभाविक है कि वो कार चलाने में भी कुशल हो जाएगा, क्योंकि वही प्रक्रियाएं रहती हैं उसी में भी। इसी प्रकार यदि कोई छात्र है, वो किसी विषय में अध्ययन कर रहा है और स्वाभाविक है कि वो आगे वो जो ज्ञान वो अर्जित करेगा वो उसके आगे जो विषय आएगा उसमें सहायता करेगा। इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। फिर आते स्थानांतरण के प्रकार। इसमें स्थानांतरण के पहले प्रकार में आता है हमारा धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है और किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। फिर दूसरा आता है हमारे पास ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। इस किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक
की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है। और तीसरा आता है हमारे पास शून्य स्थानांतरण। इसमें सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है, तो वह अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। जब वो कोई व्यक्ति किसी विषय को सीख रहा है तो यदि उसके प्रभाव ना तो उसको हानि पहुंचा रहा है ना लाभ पहुंचा रहा है, तो उसे शून्य का स्थानांतरण कहते हैं। ये है हमारे स्थानांतरण के प्रकार। इसके बाद आती है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे प्रश्न आता ही आता है सीटेट में। पहला होता है अधिगम अक्षमता कहते किसे हैं। जिसे सीखने की अक्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यह एक चर अवस्था है। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं कि एक तरफ दी है हमारे पास एबिलिटीज कौन कौन सी हैं, दूसरी तरफ दी है उससे होने वाले प्रभाव क्या हैं। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करते रहेंगे किस अक्षमता से कौन सी हानि या अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे हमारे पास पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। कोई जब छात्र अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाता या शब्दों में हेरफेर होती है तो उससे डिसलेक्सिया होता है, मतलब वो डिसलेक्सिया से प्रभावित होता है। और दूसरा आता है हमारे पास डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में जो होता है जिसमें लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, अच्छी तरह से अक्षरों को लिख नहीं पाता, वो डिसग्राफिया। आप इसे ग्राफ से भी याद रख सकते हैं कि ग्राफ माने कि लिखना, किसी पेज पर लिखना, ग्राफ एक ग्राफ निर्माण करना, तो ये लिखने से संबंधित होता है। फिर आता है हमारे पास डिसकैलकुलिया। ये हमारे पास गणितीय गणना से संबंधित होता है। कोई विद्यार्थी गणना नहीं कर पाता या संख्याओं में भेद नहीं कर पाता तो उसे डिसकैलकुलिया होता है। ये भी आप कैलकुलिया से याद रख सकते कि जो डिसकैलकुलिया है वो गणितीय गणना से संबंधित एक समस्या है। अगला हमारे पास आता है डिसमोरोफिया। ये भ्रम वाली अवस्था को दर्शाती है। जैसे यहाँ चित्र दिया है हमारे पास, एक तरफ मोर है दूसरी तरफ मुर्गी का चित्र है। इसमें कोई जो विद्यार्थी है कि दोनों में भेद नहीं कर पाता कि कौन सा मोर है या कौन सा मुर्गी है। या आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे दो वस्तुएं हैं हमारे पास, रस्सी है और सांप है। रस्सी जो होती है सांप की तरह दिखाई देता तो उसमें वो भी भेद नहीं हो पाता कि ये रस्सी है या सांप है। ये डिसमोर्फिया के अंतर्गत आती है, जो जिसमें भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न होती है। फिर आती है हमारे पास डिस्फेजिया। ये आया था शायद पिछली बार में पूछा गया था कि डिस्फेजिया किससे संबंधित। ये बोलने से संबंधित एक प्रकार की समस्या है कि वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाता, छात्र अच्छी तरह से इसमें बोल नहीं पाता है, तो डिस्फेजिया कहते हैं इसे। अगला हमारे पास आता है डिस्प्रेक्सिया। ये शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। इसमें वो अपने शरीर को सही संतुलन में नहीं रख पाता है। जैसे चित्र में भी दिखाया गया है कि वह हाथों को अपने सही कंट्रोल में नहीं रख पाता, इसलिए डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित है। फिर आता है हमारे पास डिस्थेमिया। ये तनाव से संबंधित एक समस्या है। इसमें अधिक से अधिक तनाव आता है, स्ट्रेस जिसे कहते हैं, तनाव से संबंधित एक समस्या है डिस्थेमिया। इसके बाद आता है हमारे पास ADHD। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बहुत हाइपर एक्टिव होता है। वो कभी किसी और विषय में चला जाता है तो कभी कहीं किसी और में चला जाता है, तो एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता है। फिर आता स्वलीनता या आत्म केंद्रिता, ऑटिज्म। दोहराव या रिपीटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। इसमें जो छात्र होता है कि वो शब्दों को या रिपीट करेगा बार बार या क्रियाओं को रिपीट करेगा, और
यह दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। इसे स्वलीनता या आत्मकेंद्रिता ऑटिज्म कहते हैं। ये हमारे कुछ डिसऑर्डर अधिगम अक्षमता, इसको एक बार आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछे जाता है। अब आते हैं हमारे पास RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ प्रेजेंट विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूद जो विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़कर हो गए 21 प्रकार कर दिए गए थे। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी, और इसी एक्ट के अंतर्गत ही विकलांगता शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करना अनिवार्य हुआ था। इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियां हैं, जैसे जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। फिर स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना आवश्यक है। फिर बुक्स और TLM आदि उपलब्ध कराना सभी के लिए अनिवार्य है। फिर होता है गामक गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये शारीरिक क्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित है, जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ने की अक्षमता आदि। ये गामक या गतिमान अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों, ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण विषय CTET से संबंधित जो पूछा जाता है। एक बार आप इसे अवश्य ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए एक बार देख लें।